हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन बाय जीओडी एंड पीओडी मेथड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात है जो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज एक मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस तरीके से पहुँचता है? ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुँचता है थ्रू द डाइट। डाइट जब हम लेते हैं, डाइट जो होती है फिर बॉडी के अंदर यूटिलाइज होती है, यूटिलाइज होकर वो इस्तेमाल होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। लेकिन डाइट डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट किस तरीके से होती है? बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड द टीसीए साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और जिसे हम टीसीए साइकिल को और क्या बोलते हैं? हम टीसीए साइकिल को क्रैब साइकिल भी बोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इस्तेमाल की, यानी इसका इंटेंडेड यूज़ क्या है। ये ऑटोस्पैन ग्लूकोज जो होता है इस्तेमाल किया जाता है फॉर एन इन विट्रो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन सीरम एंड द प्लाज्मा। ठीक है, आप इसके अंदर इसका इस्तेमाल जो करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इन विट्रो क्वांटिटेटिव आप डिटर्मिनेशन करते हैं ग्लूकोज का बाई, चाहे आप इसके अंदर ह्यूमन का सीरम इस्तेमाल करें चाहे आप प्लाज्मा, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर जो होता है हमें क्या चाहिए। हमें कोई फुली ऑटोमेटेड या फिर सेमी ऑटोमेटेड फोटोमेट्रिक एनालाइजर चाहिए, या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, या फिर कैलोरीमीटर जो होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। ये जो किट है, दिस किट इज इंटेंडेड टू बी यूज बाय द ट्रेन लेबोरेटरी प्रोफेशनल। जैसा कि इसका नाम है जीओटी, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है ये एक एंजाइमेटिक मेथड है और ये एक एंड पॉइंट मेथड है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें क्या होता है, उस की हमें मेजर करनी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। ग्लूकोज ऑक्साइडेज जो है, जैसे हम बोलते हैं जीओडी, ये क्या करता है? ऑक्साइडेजेस करता है। किसको ऑक्सीडाइज करता है? ग्लूकोज टू ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मीन्स ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कर रहा है ऑक्सीडाइज इन किसके अंदर? ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेरोक्साइडेज, दैट इज रिलीज, जो ग्लूकोज पेरोक्साइडेज है वो कपल्ड हो जाता है, साथ में मिल जाता है फिनॉल के 4 अमाइनो एंटीपायरीन, दैट इज 4 AAP टू फॉर्म कलर्ड क्यूनी अमाइन डाई। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ग्लूकोज जो होता है प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोनिक एसिड के अंदर और H2O2। अब ये जो H2O2 यहाँ रिलीज हुआ है, ये जो होता है मिल जाता है फिनॉल के साथ और 4 अमाइनो एंटीपायरीन के साथ। विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम है जिसका नाम है पेरोक्साइडेज, ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूनो एमीन डाई के अंदर और प्लस H2O। ये क्यूनो एमीन डाई जो होती है ये वही होती है जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो कलर प्रोड्यूस होता है, लाइट पिंकिश कलर का होता है, उसी को बोला जाता है क्यूनो एमाइन डाई। ठीक है, जो एब्जॉर्बेंस होती है कलर की डाई की इज मेजर्ड की जाती है एट 505 नैनोमीटर। ठीक है, या फिर 490 से लेके 550 नैनोमीटर पे। कितने पे मेजर करते हैं आप उसको? कैलोरीमीटर है अगर आपके पास तो आप उसको सेट कर लेंगे 4059 नैनोमीटर पे, या फिर आप इसको रख सकते हैं 490 से 550 के बीच में। और ये जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द सैंपल, यानी आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो कलर निकल के आता है लाइट पिंकिश कलर का होता है, उसे ही बोला जाता है क्यूनो एमीन डाई। जितना वो डार्क होगा उतना ही उसके अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, और जितना वो लाइट होगा उतना ही उसके अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएजेंट की। इसके अंदर 4 रिएजेंट होते हैं। एक होता है ग्लूकोज रिएजेंट, एक होता है ग्लूकोज डाइल्यूएंट, एक होता है ग्लूकोज स्टैंडर्ड, एक और होता है ग्लूकोज स्टैंडर्ड। ये जो ग्लूकोज रिएजेंट होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है फॉस्फेट बफर, ग्लूकोज ऑक्साइडेज, पेरोक्साइडेज, 4 AAP, दैट इज 4 अमाइनो एंटीपायरीन एंड स्टेबलाइजर। इसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन होती है? इसके अंदर होता है 100 मिलीमोल पर लीटर, that is greater than equal to 15,000 unit per liter, greater than equal to 1600 unit per liter, 0.28 millimole per liter क्वांटिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, जो ग्लूकोज डाइल्यूएंट होता है उसके अंदर क्या होता है? फिनॉल प्रिजर्वेटिव होता है। कितना कंसंट्रेशन में होता है? 10 मिलीमोल पर लीटर क्वांटिटी स्टैंडर्ड। ग्लूकोज जो स्टैंडर्ड होता है, एक ग्लूकोज स्टैंडर्ड होता है जिसके दोनों ग्लूकोज स्टैंडर्ड जो होते हैं उनके अंदर होता है डेक्सट्रोज प्रिजर्वेटिव।
लेकिन एक जो होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्वांटिटी स्टैंडर्ड। दूसरा ग्लूकोज स्टैंडर्ड जो होता है उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन होती है 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्वांटिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट के बाद बात करते हैं वर्किंग रिएजेंट प्रिपरेशन की। रिएजेंट 3 और 4 जो होते हैं ग्लूकोज जो स्टैंडर्ड है दोनों, जिनके अंदर डेक्सट्रोज प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, एक के अंदर 100 मिलीग्राम है, एक के अंदर 400 मिलीग्राम है। ये तो इन्हें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रिपेयर्ड होते हैं, आप इन्हें डायरेक्टली ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो उसमें दे रखा है, प्रिपेयर करना है वर्किंग रिएजेंट बाय एडिंग रिएजेंट 2 टू रिएजेंट 1 वाइल एज फॉलोज। ठीक है, रिएजेंट 2 को जो होता है रिएजेंट 1 में आपने मिक्स करना है, किस तरीके से इन्होंने नीचे बताया है। एक रिएजेंट हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके अंदर क्या करना है, जो रिएजेंट 2 होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, डिसॉल्व करना है पाउडर को कंप्लीटली। द वर्किंग रिएजेंट जो होगा ये बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमेशा इसे स्टोर करना है कितना 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस में ना डार्क कलर बॉटल के अंदर, प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। ठीक है, इसके अंदर आपको कैसे करना है, इसे डार्क कंटेनर में रखना है ताकि लाइट से प्रोटेक्ट रहे, ये बहुत ज़्यादा क्योंकि लाइट सेंसिटिव होता है। आपने क्या लेना है, रिएजेंट 1 लेना है 1 वाइल एंड रिएजेंट 2 लेना है 50 मिलीलीटर। रिएजेंट 2 जो 1 है वो लेना है 1 वाइल एंड द रिएजेंट 2 लेना है 100 मिलीलीटर। रिएजेंट 1 लेना है 1 वाइल एंड द रिएजेंट 2 लेना है आपको 500 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं हम बात रिएजेंट स्टोरेज एंड द स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, प्रायर टू रिकॉन्स्टिट्यूशन रिएजेंट 1, रिएजेंट 3 एंड द रिएजेंट 4 जो है, रिएजेंट 1, रिएजेंट 3 एंड द रिएजेंट 4। रिएजेंट 3 एंड 4 कौन से रिएजेंट थे, जो पहले से प्रिपेयर थे। ठीक है, ग्लूकोज स्टैंडर्ड जिन्हें बोला। रिएजेंट 1 क्या है, ये ग्लूकोज रिएजेंट है, ये क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। बट रिएजेंट 2 जो होता है, जो पाउडर फॉर्म में है, ये स्टेबल होता है एट एम्बिएंट टेम्परेचर +4 to 40 +40 डिग्री सेल्सियस अंटिल द एक्सपायरी डेट मेंशन ऑन द कंटेनर लेबल। ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब हमने अपना एक रिएजेंट प्रिपेयर कर लिया। कौन सा रिएजेंट बनाया हमने, वर्किंग रिएजेंट जो बनाया बाय मिक्सिंग द रिएजेंट 2 विद रिएजेंट 1, उसके बारे में उन्होंने बताया रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद जो वो कहलाएगा वर्किंग रिएजेंट। ठीक है, वो स्टेबल रहता है फॉर अबाउट 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और टिल द एक्सपायरी डेट। जो वर्किंग रिएजेंट होता है वो 12 मंथ तक आपका रहता है स्टेबल, या फिर और टिल द एक्सपायरी डेट विच एवर इज लेस, जब उसे आप स्टोर करते हैं +2 डिग्री से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस इन अ डार्क, डू नॉट फ्रीज द वर्किंग रिएजेंट। जो वर्किंग रिएजेंट होगा आपका, जो आपने प्रिपेयर किया है, आपको उसको फ्रीज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है स्पेसिमेन कलेक्शन एंड द हैंडलिंग। आपने क्या करना है, इससे आप फास्टिंग ग्लूकोज भी कर सकते हैं और पीपी भी कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं फास्टिंग पीपी, तो फास्टिंग ग्लूकोज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपको सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करना है। तो फास्टिंग के लिए जो होता है, पेशेंट शुड बी फास्ट फॉर अबाउट 10 to 12 आवर। पेशेंट की फास्टिंग कितनी देर की होनी चाहिए, 10 से 12 घंटे की पेशेंट की फास्टिंग होनी चाहिए, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को कुछ नहीं खाना होता है 10 से 12 घंटे पहले, तो आप उसका फिर ब्लड सैंपल फास्टिंग वाला ले सकते हैं। ठीक है, पोस्ट पेरेंटल के लिए क्या करना है आपने, पेशेंट शुड बी रिपोर्टेड टू द लेबोरेटरी 2 hours आफ्टर द मील। यानी अभी फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आया आपके पास 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आपने उसका ले लिया फास्टिंग का सैंपल। ठीक है, उसके बाद आपने उससे बोलना है कि आपको 2 घंटे बाद दोबारा लैब आना है अपना पोस्ट पेरेंटल सैंपल लेने के लिए। ठीक है, यानी खाना खाने के बाद वाला सैंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट बात आती है स्पेसिमन की, उसके स्टोरेज की, स्टेबिलिटी की और रिमार्क्स की। अगर जो आपने सीरम लिया है या फिर प्लाज्मा लिया है, अगर आपको स्टोर कर रहे हैं उसे रूम टेम्परेचर पे, मीन्स +15 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है 8 आवर्स तक रहती है। ठीक है, और अगर आप उसे +2 से लेके +8 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी रहती है 72 आवर्स। और अगर आप उसे रख रहे हैं कितने पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो रह सकता है 6 महीने तक। रिमार्क्स में ये दे रखा है कि सीरम प्लाज्मा मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल विद इन 30 मिनट। आपने सीरम इस्तेमाल करना हो चाहे प्लाज्मा इस्तेमाल करना हो, उसे आपने सेपरेट कर लेना है विद इन 30 मिनट के बाद अंदर अंदर। एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम फ्लोराइड में इफेक्ट द रिजल्ट बाय इनहिबिटिंग कलर डेवलप। अगर आपने सोडियम फ्लोराइड की, वैसे तो वायल आती है ग्रे वाली जो होती है, अगर आपने खुद से प्रिपेयर किया सोडियम फ्लोराइड, अगर आपने उसमें ज़्यादा डाल दिया
तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो इनहिबिट कर सकता है, रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कलर डेवलपमेंट पे असर डालता है। क्योंकि फाइनली जो होता है हम कलर उसके अंदर इंटेंसिटी देखते हैं ना, पिंकिश कलर आता है। अब जब कलर ही अल्टर हो जाएगा तो किस तरीके से हम मेजर करेंगे उसके अंदर। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने एक्सेसिव डाल दिया सोडियम फ्लोराइड तो इसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पे, क्योंकि वो इनहिबिट कर देता है कलर के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर इक्विपमेंट। ऑटो स्पेन ग्लूकोज टेस्ट किस जो होता है सुटेबल होती है फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑटोमेटेड या फिर सेमी ऑटोमेटेड फोटोमेट्रिक एनालाइजर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर कैलोरीमीटर, जिनके अंदर क्या होता है 490 से लेकर 550 नैनोमीटर फिल्टर्स होते हैं। ठीक है। फिर ऐसे पैरामीटर क्या है फॉर एंड पॉइंट मोड के लिए, अगर आप कर रहे हैं बाई एंड पॉइंट मोड के जरिए, तो मोड लिया है आपने एंड पॉइंट। ठीक है। वेवलेंथ कितनी लेंगे आप, 505 भी ले सकते हैं या फिर आप 590 से 550 नैनोमीटर तक ले सकते हैं। फ्लो सेल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ब्लैंकिंग रिएजेंट ब्लैंक और सैंपल वॉल्यूम कितना चाहिए आपको, 10 माइक्रोलीटर। यानी आपने जो सीरम या प्लाज्मा लिया है वो कितना लिया जाता है, वो लिया जाता है 10 माइक्रोलीटर। और जो वर्किंग रिएजेंट लेते हैं आप इसके अंदर, वो ले देते हैं 1000 माइक्रोलीटर। अब इसका इंक्यूबेशन टाइम कितना होता है, आपको कितनी देर इसको इंक्यूबेट करना है, फॉर अबाउट 10 मिनट। कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कितना लेते हैं, स्टैंडर्ड लिया जाता है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। स्टेबिलिटी जो होती है, कलर जो प्रोड्यूस होता है आपने जब उसमें रिएजेंट डाल देते हैं तो वो कितनी देर तक रहता है, वो रहता है 1 आवर तक। ठीक है। परमिसिबल रिएजेंट ब्लैंक एब्जॉर्बेंस कितनी होती है, लेस देन 0.2 AU होती है। ठीक है। लिनियरिटी कितनी होती है, अप टू 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट क्या होता है इसका, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमें कुछ प्रिकॉशन होते हैं जो आपने ध्यान करने हैं परफॉर्मिंग द ग्लूकोज एस्टिमेशन बाय जीओडी एंड पीओडी मेथड। आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है क्लीन एंड ड्राई ग्लासवेयर। जो ग्लासवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमेशा क्लीन और ड्राई ग्लासवेयर इस्तेमाल करनी है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है, इट इज़ रिकमेंडेड टू ब्रिंग रिक्वायर्ड रिएजेंट टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, बिफोर यूज। आपने अच्छे अपने रिजल्ट अगर चाहते हैं, आप बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो जो रिएजेंट है उसको आपने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। टू अवॉइड रिएजेंट डिटोरेशन, टेक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिएजेंट फॉर एसे एंड इमीडिएटली स्टोर टाइटली कैप्ड रिएजेंट बोतल इन अ रेफ्रिजरेटर। आप चाहते हैं कि रिएजेंट का डिटोरिएशन ना हो, तो आपने क्या होता है, जितना अमाउंट में रिएजेंट चाहिए फॉर एसे के लिए आपने इमिजिएटली उतना लेना है और उससे वापस स्टोर करके टाइटली पैक करके वापस रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देना है। ठीक है। ओवर द टाइम रिएजेंट में डेवलप लाइट पिंक कलर। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रिएजेंट के अंदर लाइट पिंक कलर डेवलप हो जाता है, विच डज नॉट अफेक्ट द रिएजेंट परफॉर्मेंस। जिससे क्या होता है, कोई रिएजेंट के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अप टू द रिएजेंट ब्लैंक एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.20 AU। ठीक है। फॉर काइनेटिक एसे के लिए क्या करना है, द टाइम बिटवीन द सैंपल मिक्सिंग एंड एस्पिरेशन शुड बी मिनिमम फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। काइनेटिक एसे के जरिए अगर आप कर रहे हैं तो जो टाइम होना चाहिए बिटवीन सैंपल मिक्सिंग एंड एस्पिरेशन, वो बहुत मिनिमम होना चाहिए फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए। लिनियरिटी जो होती है इज मोड डिपेंडेंट। लिनियरिटी जो होती है मोड पे डिपेंड करती है। इफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो होती है एक्सीड कर रही है आपकी टू द लिनियरिटी लिमिट से, तो डाइल्यूट करना है आपको सैंपल को विद द नॉर्मल सेलाइन 0.85% NaCl एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद द डाइल्यूशन फैक्टर टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसीजर की। प्रोसीजर कर रहे हैं हम, कौन सा प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं फॉर फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर एंड द सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर। ठीक है। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, सीरम प्लाज्मा चाहिए। आपने क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। आपने उसमें मार्क कर लेना है, एक रिएजेंट ब्लैंक है, एक स्टैंडर्ड, एक टेस्ट। यानी एक जिसके अंदर आप सीरम लेंगे उसको आप टी से मार्क कर दें उस टेस्ट ट्यूब को, एक जिसमें आप स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे उसे आप एस से मार्क कर दें, दूसरी एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर आप रिएजेंट ब्लैंक मार्क कर देंगे। ओके। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सीरम लेना है, प्लाज्मा कितना लेना है, 10 माइक्रोलीटर। उसे आप किस में डालेंगे, टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर डालें जिसमें आपने एक्चुअली टेस्ट करना है। ठीक है। सीरम या प्लाज्मा लेना है 10 माइक्रोलीटर, उसे आप डालेंगे टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। रिएजेंट 3 लेना है। रिएजेंट 3 कौन सा था, ग्लूकोज स्टैंडर्ड, जिसका आपका कितना था, उसका कंसंट्रेशन कितना बताया था मैंने आपको, 100 मिलीग्राम डेसीलीटर वाला जो था,
उसको लेना है रिएजेंट 3 को, उसको फिर किस में डालना है, स्टैंडर्ड के अंदर डालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड जिसमें आपने मार्क किया था एस टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर आपने रिएजेंट 3 डाल देना है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर जो वर्किंग रिएजेंट है वो लेना है आपको 1000 माइक्रो लीटर, उसको आपने तीनों में डालना है, रिएजेंट ब्लैंक में, स्टैंडर्ड में और टेस्ट के अंदर। ठीक है, उसको फिर अच्छे से मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 10 मिनट तक। ठीक है, प्रोग्राम द एनालाइजर एज पर ऐसे पैरामीटर, ब्लैंक द एनालाइजर विद रिएजेंट ब्लैंक। ठीक है, मेजर करनी है एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लो फॉलोड बाय द टेस्ट, कैलकुलेट करना है रिजल्ट एज पर द गिवन कैलकुलेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वो आगे मैं आपको भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक पे आपने टेस्ट मार्क कर देना है, दूसरे पे स्टैंडर्ड, एक पे ब्लैंक मार्क कर देना है। सबसे पहले जो सीरम लेंगे आपको उसको टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब में डालना है, कितना लेना है, 10 माइक्रोलीटर। फिर उसका आपने रिएजेंट लेना है, रिएजेंट क्योंकि हम इसमें फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर में कर रहे हैं या फिर सेमी ऑटोमेटेड में, तो रिएजेंट लेना है आपको 3 रिएजेंट कौन सा था, जिसकी कंसंट्रेशन थी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो लेना है आपने 10 माइक्रोलीटर, आप उसे स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपने वर्किंग ग्लूकोज रिएजेंट प्रिपेयर किया है वो लेना है आपने 1000 माइक्रोलीटर, तीनों में डाल देना है। उसके बाद आपने मिक्स करके इंक्यूबेट करना है 30 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 10 मिनट तक। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एनालाइजर के अंदर ब्लैंक एनालाइजर विद द रिएजेंट एंड ब्लैंक के साथ उसे देखना है। फिर उसके बाद एब्जॉर्बेंस चेक करनी है स्टैंडर्ड की फॉरलेट बाय द टेस्ट, स्टैंडर्ड की चेक करेंगे, फिर टेस्ट की वाली की चेक करेंगे, फिर उसके रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपके पास कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या फिर कैलोरीमीटर है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए भी सेम यही है। एक आपने 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट के लिए लेनी है, एक स्टैंडर्ड के लिए लेनी है, एक ब्लैंक के लिए लेनी है। सीरम और प्लाज्मा आपने कितना लेना है, अगर आपके पास कैलोरीमीटर है या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो आपने प्लाज्मा या सीरम लेना है 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, इसमें हमने कितना लिया था 10 माइक्रोलीटर, इसमें लेंगे 20 माइक्रोलीटर। अब जो रिएजेंट 3 था, रिएजेंट 3 कौन सा था हमारा, रिएजेंट 3 था 100 मिलीग्राम डेसीलीटर जिसकी कंसंट्रेशन थी, उसे लेना है आपने 20 माइक्रोलीटर। 20 माइक्रोलीटर लेके उसको स्टैंडर्ड वाले में आपने डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो वर्किंग ग्लूकोज रिएजेंट था वो आपने लेना है 1500 माइक्रोलीटर, उसको तीनों टेस्ट ट्यूब में आप डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे फॉर अबाउट 30 कितने लिए 10 मिनट के लिए, कितने पे 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर लेना है आपको कितना, 1500 माइक्रोलीटर तीनों के अंदर डालना है, 1500 माइक्रोलीटर तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मिक्स करना है, ब्लैंक द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड द कैलोरीमीटर विद द रिएजेंट ब्लैंक। ठीक है, मेजर करनी है एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड की देखेंगे, फिर बाद में टेस्ट के देखेंगे, रीड करनी है एब्जॉर्बेंस को कितने पे करना था हमें, 490 या फिर 490 से लेके आप फिर 550 तक नैनोमीटर तक उस पर किसी भी डिग्री पे ले सकते हैं। कैलकुलेट करना है रिजल्ट को, जो आगे हम आपसे भी बात करेंगे किस फॉर्मूले से करना है। बेसिकली मैंने बताया कि आपके पास अगर कैलोरीमीटर है या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आपने प्रोसीजर क्या है उसका, 3 आपके पास टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, एक टेस्ट मार्क कर दीजिए, एक इस पे स्टैंडर्ड, एक पे ब्लैंक कर दिए। प्लाज्मा कितना लेंगे, 20 माइक्रोलीटर लेंगे टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। रिएजेंट 3 लेना है आपने 20 माइक्रोलीटर इन स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर। वर्किंग ग्लूकोज रिएजेंट डालना है 1500 माइक्रोलीटर तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसे मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है, फिर उसके बाद प्यूरिफाइड वाटर डालना है 1500 माइक्रोलीटर तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद स्पेक्ट्रोमीटर या कैलोरीमीटर के अंदर क्या है, पहले ब्लैंक देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिएजेंट ब्लैंक देखेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे स्टैंडर्ड की, फिर उसके बाद टेस्ट किए करेंगे कितने पे करना है, 490 पे या फिर 590 550 नैनोमीटर पे। उसके बाद फिर रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे जितना भी उसका एब्जॉर्बेंस आएगा। नेक्स्ट आता है एसए पैरामीटर, क्या है, फॉर फिक्स्ड काइनेटिक मोड के लिए। इसके अंदर जो मोड होगा कौन सा लेंगे हम, फिक्स्ड काइनेटिक मोड लेंगे। रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगी, वो इंक्रीजिंग होगी। वेवलेंथ कितनी लेनी है, 505 लेनी है, 590 से लेके 550 नैनोमीटर। फ्लो सेल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ब्लैंकिंग रिएजेंट ब्लैंक होना चाहिए। वॉल्यूम कितना चाहिए, सैंपल 10 माइक्रोलीटर। रिएजेंट वॉल्यूम कितना चाहिए, 1000 माइक्रोलीटर। डिले कितना होना चाहिए, 16 सेकेंड। डिले कितना होना चाहिए, 60 सेकेंड। इंटरवल कितना होना चाहिए, 60 सेकेंड। नंबर ऑफ रीडिंग कितनी लेनी है, 1 लेनी है। कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कितना होगा,
100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। परमिसिबल रिएजेंट ब्लैंक एब्जॉर्बेंस कितनी होगी, लेस देन 0.2 AQ होनी चाहिए। लिनियरिटी अप टू 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यूनिट जो रहेगा हमारा मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके अंदर भी आपने ऐसे ही करना है। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर टेस्ट करेंगे, दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा ब्लैंक। सीरम लेना है, प्लाज्मा जो भी लेना है आप, कितना लेंगे, 10 माइक्रोलीटर लेंगे इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर हमने टेस्ट मार्क किया उसके अंदर पहले हम प्लाज्मा डाल देंगे या सीरम जो भी, 10 माइक्रोलीटर। उसके बाद रिएजेंट 3 लेंगे 10 माइक्रोलीटर इन स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद वर्किंग ग्लूकोज रिएजेंट डालना है 1000 माइक्रोलीटर तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद मिक्स कर देना है, प्रोग्राम करना है एनालाइजर एज पर द ऐसे पैरामीटर, ठीक है, ब्लैंक द एनालाइजर विद रिएजेंट ब्लैंक। फिर उसके बाद मेजर करना है इनिशियल अब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड दैट इज AS1 आफ्टर 60 सेकेंड एंड द फाइनल अब्जॉर्बेंस करना है AS2 and the final absorbance AS2 after an interval of another 60 seconds. After standard reading are noted, taking reading of test that is 81 and the 82 accordingly follow same procedure of the standard. इन्होंने एक नोट दे रखा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनालाइजर एंड द फ्लो सेल कैपेसिटी, वॉल्यूम जो कि रिएजेंट स्टैंडर्ड की एंड द टेस्ट की उसे एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन सैंपल टू रिएजेंट रेशियो। नेक्स्ट आती है कैलकुलेशन। अगर आप एंड पॉइंट मेथड से कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है। सीरम और प्लाज्मा आपने जो भी लिया है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट ली जाती है और अपॉन नीचे स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है, इनटू कर दिया जाता है 100 से। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट आ रही है हमारी आ रही है 20, ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड आ रहा है वो आ रहा है 33। तो हम क्या करेंगे 20 इंटू 100 अपॉन 33, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा, कहाँ होगा, एंड पॉइंट मेथड से ग्लूकोज एस्टिमेशन हो जाएगा। काइनेटिक मोड के जरिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरम प्लाज्मा ग्लूकोज इन द मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेंगे, 82 निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं 81, फिर अपॉन करते हैं AS2 माइनस AS1 को इंटू 100 कर देते हैं, जहाँ पे 81 क्या होता है, इनिशियल OD होता है ऑफ द टेस्ट, और 82 क्या होता है, फाइनल OD होता है टेस्ट का। AS1 क्या होता है, इनिशियल OD होता है स्टैंडर्ड का, एंड AS2 क्या होता है, फाइनल OD होता है ऑफ स्टैंडर्ड। OD मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। कन्वर्सेशन फैक्टर क्या दे रखा है ना, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन मिली मोल पर लीटर इज इक्वल टू ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर इनटू 0.05551। उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। टू इंश्योर एडुकेट क्वालिटी कंट्रोल, टू लेवल कंट्रोल शुड बी रन, ठीक है। आपको अगर आपने इंश्योर करना है एडुकेट क्वालिटी कंट्रोल तो 2 लेवल आपको हमेशा रन करने हैं। इट इज़ रिकमेंडेड दैट ईच लेबोरेटरी इस्टेब्लिश इट्स ओन फ्रिक्वेंसी ऑफ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। हर लेबोरेटरी जो होती है इस्टेब्लिश करती है, कर सकती है अपनी ओन फ्रिक्वेंसी ऑफ कंट्रोल। वैल्यू ऑब्टेन विद कंट्रोल मटेरियल शुड फॉल विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। It should be noted that the use of quality control material check performance of the complete system that compromise of machine, analyzer, material, reagent and the human procedure. Okay. नेक्स्ट आती है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल क्या सिग्निफिकेंस है, ग्लूकोज एस्टिमेशन जो होता है प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स के बारे में बताता है, सिवियरिटी के बारे में बताता है, थेरेपेटिक कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस बताता है। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जब एक्सीड करता है 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 2 RPP जो होती है लेवल अगर एक्सीड कर रही है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये तो इंडिकेट कर रही है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपकी फास्टिंग जा रही है 120 से ऊपर और पीपी जा रही है आपकी 140 से ऊपर, तो ये इंडिकेट कर रही है डायबिटीज मेलाइटस को। इफ़ इन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर अगर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो होता है 2 आवर सैंपल के अंदर एक्सीड कर रहा है 200 मिलीग्राम डेसीलीटर, द डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस इज एस्टैब्लिश्ड। अगर जीटीटी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है आ रहा है एक्सीड कर रहा है 200 मिलीग्राम डेसीलीटर से, तो ये भी क्या है, एस्टैब्लिशमेंट है डायबिटीज मेलाइटस का। इन इम्पेयर टॉलरेंस द 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल लाइज करता है बिटवीन द 140 एंड 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब कंसंट्रेशन कब बढ़ जाती है ग्लूकोज की, हाइपरग्लाइसीमिया में अकर इन डायबिटीज मेलाइटस कब अकर कर सकती है, जब पेशेंट ले रहा हो कोई इंट्रावेनस फ्लूइड जिसमें ग्लूकोज हो, या फिर ड्यूरिंग सीवियर स्ट्रेस के दौरान, या फिर कोई सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है तो उस दौरान
हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कंसंट्रेशन जो होती है बढ़ जाती है। डिक्रीज कंसंट्रेशन मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कब हो सकती है? रिजल्ट हो किसकी वजह से हो सकती है? इंसुलिनोमा की वजह से हो सकती है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो सकती है, इनबॉर्न एरर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फिर फास्टिंग की वजह से भी हो सकती है। क्या बताया मैंने? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है जब कोई पेशेंट इंट्रावेनस कोई फ्लूइड ले रहा होता है, जैसे इसमें ग्लूकोज हो या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो पेशेंट, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो, तो इन कंडीशन में क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया कब हो जाता है? जैसे इंसुलिनोमा की वजह से हो, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, या फिर कोई फास्टिंग कर रहा है, या इनबॉर्न एरर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो इन कंडीशन में हमें देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया। सो समरी ऑफ द टेस्ट इज दैट हमने क्या करना है, सैंपल कितना लेना है, हमें 10 माइक्रोलीटर लेना है सैंपल, स्टैंडर्ड भी कितना लेना है, 10 माइक्रोलीटर। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर हमें डालना है वर्किंग जो रिएजेंट है हमारे पास, वर्किंग ग्लूकोज रिएजेंट, वो डालना है हमें 1000 माइक्रोलीटर। फिर उसके बाद इसे इंक्यूबेट करना है फॉर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस पे, कितनी देर तक? फॉर 10 मिनट तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मेजर करनी है एब्जॉर्बेंस एट 505 नैनोमीटर, रेफरेंस रेंजेस 490 टू 550 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अंदर कुछ सिंबल्स दे रखे होते हैं, जैसे कि सिंबल हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब ये वाला जो सिंबल होता है बताता है कंसल्ट इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, आईवीडी मीन्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस, 2 से 8 दिखा रखा है मतलब इसे स्टोर करना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, सूरज की रोशनी ये बनाई हुई है यहाँ पे, इसका मतलब इसे सनलाइट से दूर रखना है, REF मतलब कैटलॉग नंबर है, LOT लॉट मतलब बैच कोड नंबर है, ये जो है बनाता है मैन्युफैक्चरिंग को, ये वाला सिंबल जो होता है ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बताता है, ये वाला बताता है एक्सपायरी डेट ऑफ मंथ को बताता है, ठीक है। ये जो होता है इस मतलब है डू नॉट यूज इफ पैकेज इज डैमेज, ये जो बता रहा है ECREP मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो होता है द प्रोडक्ट मीट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर CE मार्केटिंग एज पर द डायरेक्टिव 9879 EC। सो इन दिस वे आज मैंने आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्लूकोज बाय द GOD एंड POD मेथड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।